स्टार्ट कर रखा था अपने हिंदी मीडियम वाले सेशन के लिए। तो विलियन में मैंने आपको सांद्रता के पद पढ़ा रहा था। सांद्रता के पदों को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, वेट बाय बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जिसमें से हम वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम वाले सांद्रता के पद से वो कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट आपके पास जो पद है वो कौन सा है? वो है आपके पास जो थर्ड पार्ट था इसका, वो कौन है? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब क्या है? बोथ सोल्यूट एंड सोलवेंट, यानी कि आपका विलेय और विलायक दोनों का ही क्या लिया जाएगा? वॉल्यूम लिया जाएगा, ml में या लीटर के अंदर लिया जाएगा। इसकी बात करें अपन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की, तो अपन ये किसके अंदर लेंगे? जैसे इसके अंदर जो ए की कंसंट्रेशन टर्म्स रखी है मैंने, वो कौन सी है? आयतन प्रतिशत। क्या रखी है? आयतन प्रतिशत रखी है। क्लियर? यानी कि मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? वॉल्यूम परसेंट बोल सकता हूँ। अब आपको क्या करना है? परसेंट निकालने हैं तो 100 ml सॉल्यूशन में निकालने हैं। ठीक है, तो यह लिखूंगा मैं क्या? विलेय की ml में मात्रा, और नीचे क्या आ जाएगा? विलियन का आयतन। विलियन का आयतन। विलियन का आयतन आप कैसे बनाओगे? VA प्लस VB से बनाओगे। किससे बनाओगे? VA प्लस B से। मैं आपको बता चुका हूँ कि अपने लिए जो कंपोनेंट A है वो विलेय है और कंपोनेंट B है जो क्या है? विलायक है। तो विलियन का आयतन कैपिटल V से डिनोटेट करेंगे अपन, और कैपिटल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VA प्लस VB। अब ये आपको लेना है कितने के अंदर लेना है? 100 ml के अंदर लेना है। अब देखिए, कभी आपको 50 ml, कभी 150 ml, कभी 250 ml, 500 ml, 500 ml इसमें दिया जाएगा। तो आप क्या करोगे? आपको जो भी वॉल्यूम दिया गया है उस वॉल्यूम को आप कितने में कन्वर्ट करोगे? 100 में कन्वर्ट करोगे। कितने में कन्वर्ट करोगे? 100 में। तो ये 100 किधर की तरफ चला जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो वॉल्यूम परसेंट की यदि अपन बात करें तो क्या हो जाएगा? ये VA अपॉन VA प्लस VB होल मल्टीप्लाई विद 100। ये कंसंट्रेशन टर्म्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आपने द्रव्यमान प्रतिशत निकाला था, वैसे इस तरह से यहाँ पर भी क्या निकालोगे आप? वॉल्यूम परसेंट निकालोगे। मान लीजिए मैं ऐसा कहूँ कि मेरे पास 25 ml इथेनॉल था। क्लियर? इस 25 ml इथेनॉल को आपने 250 ml H2O के अंदर डिजोल्व कर दिया। तो बताओ इथेनॉल का वॉल्यूम परसेंट क्या है? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या लिखोगे? 25 प्लस 250 होल मल्टीप्लाई विद 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? वॉल्यूम परसेंट आ जाएगा। मतलब जिस तरह से आप क्या निकाल रहे थे? द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे थे, उसी तरह से क्या निकालोगे आप? आयतन प्रतिशत निकालोगे। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चन है वो कहाँ से बनेंगे आपके? एक तो मोललता से, मोल फ्रैक्शन से, मोल भिन्न से मतलब, और मोलरिटी और नॉर्मलिटी यानी कि मोलरता और नॉर्मलता से ही बनने के चांसेस है। तो यहाँ पर चैप्टर का जो ये पार्ट था आपका सांद्रता पद, ये कंप्लीट है। इसके बाद में अपन अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, विलेयता। देखिए, विलेयता के बारे में अपन बात करें तो मैं आपको ये टर्म बता रहा हूँ कि विलेयता और सांद्रता एक ही चीज़ है। आपको किसी क्वेश्चन के अंदर दिया जाए कि NaOH की विलेयता ये है, NaOH की सांद्रता ये है, तो विलेयता को आप क्या मान के चलोगे? सांद्रता ही मान के चलोगे। विलेयता में आपको 2 पॉइंट की स्टडी करनी है। एक तो आपके पास क्या है? ठोसों की दरों में विलेयता, ठोसों की द्रव्य में विलेयता, और दूसरा क्या रहेगा आपके पास? गैसों की द्रव्य में विलेयता, गैसों की द्रव्य में विलेयता। तो इन 2 पॉइंट की स्टडी करनी है। तो 1 बाय 1 अपन क्या करेंगे? इनकी स्टडी करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? ठोसों की द्रव्य में विलेयता की बात करते हैं। पहला आपके पास जो पॉइंट है वो क्या है? ठोसों की द्रव्य में विलेयता, ठोसों की द्रव्य में विलेयता। देखिए, कुल मिला के बात यह है कि आपके पास कोई ठोस पदार्थ होगा और किसी ठोस को क्या है? द्रव के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर विलय करना है। जैसे NaCl को वाटर के अंदर विलय कर रहे हो।
पहली बात, किसी ठोस पदार्थ को आप किसी द्रव में विलय करोगे तो घुलने की जो प्रक्रिया है, सोल्यूबल होने का जो प्रोसेस है, वो किस नाम से जाना जाएगा? विलीनीकरण के नाम से, विलीनीकरण के नाम से जाना जाएगा। इज दैट क्लियर? ठोसों की द्रव में विलेयता दो कारकों पर निर्भर करती है, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ दो कॉन्सेप्ट काम करते हैं। एक कॉन्सेप्ट तो है समान समान को घोलता है, लाइक डिजोल्व है लाइक। पहला कॉन्सेप्ट आपके पास है समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। और दूसरा आपके पास जो कॉन्सेप्ट है जो इसका डिपेंडेंस का है, वो क्या है? वो है आपके पास हाइड्रोजन बंध। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं कि ठोसों की द्रव में विलेयता का जो स्पष्टीकरण दिया जाएगा वो 2 पॉइंट से दिया जाएगा। पहला पॉइंट आपके पास क्या है? समान समान को घोलता है। दूसरा क्या है आपके पास? हाइड्रोजन बंध। अब देखिए, लाइक डिजोल्व लाइक मटेरियल को, या इस पॉइंट को अपन समझेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास यदि ध्रुवीय विलय है, क्या है आपके पास? ध्रुवीय विलय, तो वो किस में विलय होंगे? ध्रुवीय विलायकों के अंदर विलय होंगे। किस में विलय होंगे? ध्रुवीय विलायकों में विलय होंगे। क्लियर? ध्रुव, और आपके पास जो अध्रुवीय नॉन पोलर सोल्यूट है, अध्रुवीय विलय है, वो किस में विलय होंगे? अध्रुवीय विलायकों में विलय होंगे, अध्रुवीय विलायकों में विलय होंगे। ध्यान देना इस पॉइंट के बारे में। देखो, ध्रुवीय विलय का मतलब क्या है? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आयनिक ठोसों की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? आयनिक ठोसों की। ध्रुवीय विलय का पता कैसे लगाओगे आप? जिनके अंदर क्या बन जाए? 2+- 2 पोलर बन जाए, यानी कि जिनके टुकड़े करना पॉसिबल है, जैसे NaCl, KCl। जैसे आपके मैं क्या ले लूँ यहाँ पे? NaCl, आयनिक कंपाउंड ले लूँ। ध्रुवीय विलायकों के बारे में बात करें तो ऐसे विलायक जिनके जो अपने को क्या दे दे? प्लस माइनस दे दे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका H2 हो गया, जैसे आपका क्या हो गया? इथेनॉल हो गया। ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? ध्रुवीय विलायकों की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अध्रुवीय विलय की बात करें अपन, अध्रुवीय विलय में मैं क्या कह सकता हूँ? लगभग सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इनऑर्गेनिक से भी ले सकते हो, S8 ले सकते हो, P4 ले सकते हो। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे हाइड्रोकार्बन, आपके एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हाइड्रोकार्बन। और अध्रुवीय विलायक जिनके क्या नहीं हो सकते? टुकड़े नहीं हो सकते, किसमें? प्लस और माइनस के अंदर। वो अध्रुवीय विलायक कौन कौन से हो सकते हैं? साइक्लोहेक्सेन हो सकता है आपके पास, बेंजीन हो सकता है, CCl4 हो सकता है, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 का विलयन भी अपन काम में ले सकते हैं। क्लियर? तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि समान समान को घोलता है। हालांकि मतलब ये जो लाइक डिजोल्व लाइक है, समान समान को घोलता है, इसमें एक पॉइंट, इस कॉन्सेप्ट के आगे की भी कहानी है जो सिलेबस में नहीं है। हालांकि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि कोई स्पीसीज पोलर ध्रुवीय होते हुए भी ध्रुवीय विलय के अंदर विलय क्यों नहीं हुई है। ठीक है, ध्यान देना इधर। तो कॉन्सेप्ट तो अपना ये था जो ज्यादातर जगह पे काम करेगा कि समान समान को घोलता है। ध्रुवीय विलय, ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ध्रुवीय विलय को आप आसानी से पहचान लोगे, जिनमें अपने को क्या मिल जाए? प्लस माइनस का टुकड़ा मिल जाए। ध्रुवीय विलायक जैसे H2O, H+ और OH-। इथेनॉल की मैं बात करूं तो C2H5O- एंड H+। क्लियर? अध्रुवीय विलय की बात करें तो जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, S8, P4 और जैसे हाइड्रोकार्बन हो गए, ये अध्रुवीय विलायकों के अंदर विलय होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसके अंदर क्या है? जैसे ये ध्रुवीय विलय और ध्रुवीय विलायक वाले कॉन्सेप्ट को अपन देखो एक जगह पे बात करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा RX है, H2O के साथ रिएक्शन करवाई, तो जो एल्काइल हैलाइड है वो किस प्रकृति की है? ध्यान देना, प्लस माइनस, प्लस और ये माइनस, यानी कि यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा? H+ और H-। आपका कॉन्सेप्ट क्या था? समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, यही तो था। मतलब यदि एक स्पीसीज ध्रुवीय है, दूसरी स्पीसीज ध्रुवीय है, तो दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? विलय होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। इसका रीजन क्या है? देखो, सोचो, जैसे एक RX से दूसरी RX के बीच में क्या होंगे? मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, यानी कि आणविक संगुणन बंध उपस्थित होंगे। मैं एक H2O से दूसरे H2O के बारे में बात करूं तो आप जानते हो H2O के अंदर क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध। और जैसे ही मान एक पल के लिए सोचते कि चलो ये रिएक्शन हो जाए,
ये रिएक्शन होगी तो आपको क्या मिलेगा, ROH और प्लस क्या बनेगा, HX बनेगा। यानी कि R और OH के बीच में बॉन्ड बनेगा, H और X के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये रिएक्शन होती नहीं है, ध्यान रहिए, इनसोल्यूबल है, जिसकी अपन ने एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर के अंदर भी बात की थी। अब देखो ऐसा ये रिएक्शन क्यों नहीं हो रही, ये ध्रुवीय होते हुए भी इसके अंदर विलय क्यों नहीं हो रहा, ध्यान देना इधर। पहली बात, यहां मैं क्या कर रहा हूं, ई रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि रिएक्टेंट के बीच में जो बॉन्ड है उनको तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, जैसे एक RX, सॉरी जैसे मैं ऐसा कहूं X और ये R, एक RX से दूसरे RX के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन से हैं, आणविक संगुणन के हैं। कौन से हैं, आणविक संगुणन। यदि कोई ध्रुवीय प्रकृति का है तो एक से दूसरे अणु के बीच में क्या लगते हैं, आणविक संगुणन लगते हैं। ये रिएक्शन कब पॉसिबल है, जब क्रियाकारकों के बीच के बंध टूटे, जो आणविक एसोसिएशन है, जो मोलिकुलर एसोसिएशन आणविक संगुणन है, वो बंध टूटे। दूसरा, एक H2O से दूसरे H2O के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो टूटे। मतलब आपको इस आणविक संगुणन को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी पहले तो, बाद में इस H2O के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो क्या हो गई, ई रिक्वायर्ड। दूसरी बात करें अपन, R और OH के बीच में बॉन्ड बने तो आपको एनर्जी मिलेगी, और ये भी एनर्जी HX के बीच में बॉन्ड होगा तो भी मिलेगी। लेकिन क्या है कि यहाँ पर क्रियाकारकों के बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा ज़्यादा है, और आपको जो क्रिया उत्पाद के बीच में जो बंध बन रहे हैं उनसे जो ऊर्जा मिली है वो ऊर्जा क्या है, कम है। यानी कि कुल मिला के मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ आपको जितनी ऊर्जा चाहिए वो तो ज़्यादा है, जो मिल रही है वो क्या है, कम है। मतलब आपके खर्चा तो ज़्यादा हो रहा है और लाभ क्या हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि RX H2O के अंदर सोल्यूबल नहीं है, ध्रुवीय होते हुए भी सोल्यूबल नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट का भी आप ध्यान रखें, जरूरी नहीं है। हालांकि जो मेजर कंपोनेंट है, जो मेजर थ्योरी है वो क्या कर रही है आपको, मेजर थ्योरी आपको कह रही है कि ध्रुवीय ध्रुवीय के अंदर विलय होगा। जैसे मैं SN1 रिएक्शन की बात करूं, SN1 रिएक्शन के अंदर देखो क्या बनते हैं, केटाइन और एनाइन बनते हैं। उसका जो प्रथम पद है वो क्या होता है, RX का आयनीकरण होता है। आयनीकरण से क्या बना, कार्बोकेटाइन और X माइनस बना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये रिएक्शन किसके अंदर होगी, ध्रुवीय विलायक के अंदर होगी। किसमें होगी, ध्रुवीय विलायक में। और SN2 रिएक्शन की बात करें जिसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है, उसमें आयन नहीं बनते, तो वो किसके अंदर हो रही है, अध्रुवीय विलायक के अंदर हो रही है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप पहचान सकते हो कि मेरे को किस रिएक्शन को ध्रुवीय विलायक में करवाना है, किस रिएक्शन को अध्रुवीय विलायक के अंदर करवाना है। नेक्स्ट, किसी ठोस की दरों में जो विलेयता है वो किस पर भी निर्भर करती है, हाइड्रोजन बंध पर भी निर्भर करती है। यदि कोई सॉलिड कंपाउंड वाटर के अंदर जा रहा है, वाटर के साथ वो क्या बनाने में कैपेबल है, हाइड्रोजन बंध बनाने में कैपेबल है, तो हम कह सकते हैं कि वो अधिक विलेयता दर्शाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ग्लूकोज को पानी के अंदर डिजोल्व करो, एल्कोहल को पानी के अंदर डिजोल्व करो, एसिड को पानी के अंदर डिजोल्व करो, तो दे आर कैपेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। वो पानी के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम है, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, विलय हो जाएंगे। अब देखो, ठोसों की जो दरों में विलेयता है वो दो कारकों पर निर्भर करती है। एक तो कौन सा था आपके पास, समान समान को घोलता है, और दूसरा कौन सा था आपके पास, हाइड्रोजन बंध। और ये किन से प्रभावित होती है, तो दो पॉइंट से प्रभावित होती है। पहला तो है आपके पास कौन सा, ताप, और दूसरा आपके पास कौन सा है, दाब। तो देखो इसको तो यहीं खत्म कर दीजिए आप। क्या ठोस पर दाब का प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का नगण्य प्रभाव होता है। ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का नगण्य प्रभाव होता है। क्लियर, तो ये पॉइंट कंप्लीट है। अब देखिए अपन बात करें टेम्परेचर के बारे में। देखो टेम्परेचर के बारे में यदि अपन बात करें तो दो टाइप की रिएक्शन है आपके पास। एक तो कौन सी है, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। कौन सी है, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। दूसरी आपके पास कौन सी है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि किसी ठोस पदार्थ को जब मैं किसी द्रव में विलय करूंगा तो दो ही टाइप की रिएक्शन हो सकती है, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माशोषीय अभिक्रिया में डेल्टा H क्या रहेगा आपके पास, पॉजिटिव, और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में डेल्टा H क्या रहेगा, नेगेटिव।
यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस रिएक्शन को टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब द हीट। ये क्या कर रही है, एनर्जी अवशोषित करेगी, और इस रिएक्शन को टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो सीधा सा फंडा है, जरूरत हो तो दो, नहीं तो मत दो, जो ली सातेलिए के प्रिंसिपल के अंदर काम करता है। ध्यान देना, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, तो मैं ऐसा कहूँ यदि किसी ठोस को आपने द्रव में विलय किया और विलय करने पर कैसी अभिक्रिया हुई, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में किसकी जरूरत है, टेम्परेचर की, और अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जरूरत हो तो दो, नहीं तो मत दो। तो यहाँ जैसे ही क्या करोगे आप, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। इज दैट क्लियर। किसी ठोस को द्रव में विलय करने पर यदि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो उस रिएक्शन को टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, और आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इसको किसकी जरूरत है, टेम्परेचर की जरूरत है। दूसरी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया की बात करें अपन, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया यानी कि ऐसे किसी सॉलिड को अपन द्रव के अंदर डिजोल्व करेंगे, किसी ठोस को द्रव में डिजोल्व करेंगे तो वो बाहर क्या देगा, आपको हीट देगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी बाहर लिबरेट होगी। इट मीन्स नो रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की जरूरत नहीं थी। अपना कॉन्सेप्ट क्या था, जरूरत है तो दो, नहीं तो मत दो। अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो विलेयता क्या होगी, डिक्रीज होगी। आपको सीधी सा बस एक ही कॉन्सेप्ट काम में लेना है, जरूरत हो तो दो टेम्परेचर, नहीं है तो मत दो। किसी ठोस को द्रव में विलय करने पर दो प्रकार की रिएक्शन हो सकती है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी, तो आपने टेम्परेचर दिया तो विलेयता क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो रही है किसी ठोस को द्रव में विलय करने पर, तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इनके एग्जाम्पल्स आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात, एक देखो क्वेश्चन है ग्लूबर साल्ट का। ग्लूबर लवण की बात करें यदि अपन, Na2SO4 10H2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी तक आया नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है, आने वाला ही है किसी एक न एक सेक्शन में। मैं सोडियम सल्फेट की बात करूं तो क्या लिख रखा है यहाँ पर कि 32.4 डिग्री सेल्सियस, 32.4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज करने पर तो विलेयता क्या होती है, इंक्रीज होती है। विलेयता क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन 32.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर विलेयता क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर। ऐसा क्या हो गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सोडियम सल्फेट की विलेयता 32.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने तक तो इंक्रीज होती है, लेकिन 32.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर विलेयता क्या होती है, इसकी डिक्रीज होती है। देखो ये यहाँ पे क्या है, क्रिस्टलन जल के अणु है। क्या है, क्रिस्टलन जल के अणु है। और जैसे ही टेम्परेचर कितने से आगे हो जाएगा, 32.4 डिग्री सेल्सियस से आगे हो जाएगा, तो एक क्रिस्टलन जल के अणु क्या हो जाएंगे, यहाँ से पृथक हो जाएंगे, जिसकी विलेयता क्या होने लग जाएगी, घटने लग जाएगी। तो आप क्या कहोगे, क्योंकि 32.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसके क्रिस्टलन जल के अणु पृथक हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। अतः सोडियम ग्लूबर लवण की विलेयता 32.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गैसों की दरों में विलेयता पर। ठोसों की दर में विलेयता के बाद में आपके पास जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, गैसों की दरों में विलेयता। ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करेंगे, देखो एक तो है आपके पास गैस की प्रकृति। क्या है, गैस की प्रकृति। दूसरा है आपके पास कौन सा, विलय की प्रकृति, विलय की प्रकृति। थर्ड आपके पास क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, और फोर्थ आपके पास क्या है, प्रेशर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो कौन सा है, प्रेशर ही है।
जिसको मैं नए लेक्चर के अंदर ही शुरू करूंगा। अभी ये सिर्फ 3 पॉइंट ही डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे। क्यों? इस प्रेशर वाले इफेक्ट के अंदर जो लॉ अपने काम में आएगा वो कौन सा है? हेनरी लॉ है, हेनरी नियम। और इस नियम को कम से कम एक लेक्चर के अंदर अपन कंप्लीट करेंगे और इसके न्यूमेरिकल क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या यूज़ है, उनकी बात करेंगे। तो अभी जो 3 फैक्टर है इस लेक्चर के अंदर मैं केवल आपके पास 3 फैक्टर ही यूज करूंगा। तो मेरे पास देखो पहला तो क्या है? गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति, देखो गैस की प्रकृति की यदि अपन बात करें तो ऐसी गैसें, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट मान लीजिए आप, क्या समान समान को घोलता है, या ऐसी गैसें जो किसी विलायक के अंदर आयनित होती है, जो जल में जल्दी आयनित होती है, उनके साथ क्या हो जाएगी? वो विलय हो जाएगी। दूसरे की बात करें अपन, क्या यहाँ मैं ऐसा ही कह सकता हूँ, क्या समान समान को घोलता है, यही कॉन्सेप्ट काम करेगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ध्रुवीय गैसें हैं वो किस में होगी? ध्रुवीय विलायकों के अंदर विलय होगी। जैसे आपकी HCl, NH3, SO2, ये H2O के अंदर क्या है? सॉल्युबल है। और अध्रुवीय गैस है। नेक्स्ट बात करें किसकी अपन? अध्रुवीय गैसों की बात करें तो अध्रुवीय गैसें किस में होगी? अध्रुवीय विलायकों के अंदर विलय होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी कौन सी हो गई? N2 गैस हो गई। क्लियर? इसकी बात करें तो ये CCl4 के अंदर, CH2 के अंदर, बेंजीन के अंदर क्या करेगी? सोल्युबिलिटी शो कर देगी। तो पहला पॉइंट तो वही रिलेटेड था कि समान समान को घोलता है। नेक्स्ट बात करूं मैं क्या? विलायक की प्रकृति। सेकंड आपके पास क्या है? विलायक की प्रकृति की बात करें अपन। देखिए विलायक की प्रकृति की यदि अपन बात करें तो ऐसी गैसें जो विलायक में क्या होती है? आयनित होती है। ऐसी गैसें जो विलायक में आयनित होती है, विलायक में आयनित होती है, उनकी विलेयता क्या होगी? अधिकतम होगी। कैसे? ध्यान देना। जैसे SO2 गैस है, H2O के अंदर डिजोल्व करोगे, SO2 एक पोलर गैस है, सोल्यूबल हो जाएगी। HCl की बात करें अपन, NH3 की बात करें अपन, तो ये गैसें क्या है? H2O में जाकर के क्या हो जाती है? आयनिक हो जाती है, आयनिक फॉर्म के अंदर आ जाती है, इसलिए इनकी विलेयता क्या होगी? अधिक होगी। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी अपन? टेम्परेचर की। ये टेम्परेचर वाला भी यहाँ पे क्या है? एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ही है। इसको भी आप क्या मान के चलो? इम्पोर्टेंट मान के ही चलो, क्योंकि यहाँ से भी क्या हुआ है? क्वेश्चन पुटअप हुआ है। देखिए पहली बात तो ये है कि किसी भी गैस को आप लिक्विड के अंदर विलय करोगे तो कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। पहली बात तो ये ध्यान रख लो आप। इट मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ टेम्परेचर। यहाँ किसकी जरूरत नहीं है? टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं? किसी गैस को द्रव में विलय करने पर किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। फिक्स है। एक जगह एक्सेप्शन आएगा किसके लिए? हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। यानी कि डेल्टा H इज इक्वल टू क्या है? नेगेटिव। इट मीन्स नो नीड ऑफ टेम्परेचर। किसी गैस को द्रव में विलय करोगे तो कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि डेल्टा H क्या रहेगा? नेगेटिव। यानी कि यहाँ टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपने क्या किया? टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो गैसों की द्रव में जो विलेयता होगी वो विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आपसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि क्या कारण है ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्या कारण है किसी गैस को द्रव में विलय करने पर विलेयता क्या होती है? घटती है। तो क्या जवाब देना आपको? क्योंकि किसी गैस को द्रव में विलय करने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। लेकिन हाइड्रोजन एंड हीलियम की विलेयता, लेकिन हाइड्रोजन एंड हीलियम की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? इंक्रीज होती है इनकी विलेयता। ऐसा क्यों होता है? कोई नई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट अपना वही था। जरूरत है तो दो, नहीं तो मत दो। यहाँ टेम्परेचर देने पर विलेयता इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स रिएक्शन कैसी थी? ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया थी। क्लियर? दोबारा ध्यान देना। हाइड्रोजन और हीलियम की विलेयता टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। एक्सेप्शनल केसेज है कि हाइड्रोजन व हीलियम की जो द्रव में विलेयता है वो कैसी है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, देखो एक, हालांकि
किसी गैस को द्रव में विलय करने पर हालांकि किसी गैस की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है, लेकिन हाइड्रोजन व हीलियम की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आप क्या कहोगे, हाइड्रोजन व हीलियम को विलय करने पर जो अभिक्रिया है वो ऊष्माशोषी होती है। कैसी होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसलिए ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्लियर? किसी भी गैस को द्रव में विलय करोगे तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी का मतलब डेल्टा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सॉरी, ऊष्माक्षेपी का मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव। इट मीन्स नो नीड ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है। तो किसी गैस को द्रव में विलय किया, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया थी, इसलिए विलेयता क्या होगी? घटेगी। लेकिन हाइड्रोजन व हीलियम की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। उसका कारण यह है कि वो किस प्रकार की अभिक्रिया थी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया थी। अब नेक्स्ट आपके पास कौन सा इफेक्ट है? प्रेशर, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर शुरू करूंगा, क्योंकि उसका कंप्लीट एक लेक्चर जाएगा हेनरी लॉ पर। उसका न्यूमेरिकल का भी अपन फॉर्मेशन करेंगे, न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द हेनरी लॉ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।